नमस्कार, मैं हूं शिव घोटिया और आप देख रहे हो आपका यूट्यूब चैनल कृषि मिशन। तो दोस्तों, हम एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2020-21 की भर्ती तथा जेट 2020 का एग्ज़ाम हो चुका है आपका। आई होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। जितना सिलेबस कवर हुआ तो उसमें तो एक दो क्वेश्चन का आपको बेनिफिट हुआ होगा कम से कम। अब हम बात करेंगे जेट 2021 और विशेष रूप से कृषि पर्यवेक्षक 2020-21 की जो आगामी भर्ती होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। हम हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे थे, उद्यान विज्ञान, एग्रीकल्चर की ब्रांच कौन सी, उद्यान विज्ञान की अपने बातें कर रहे थे और अपने इसमें कुछ टॉपिक पढ़ भी चुके हैं। बेसिक जो जनरल हॉर्टिकल्चर है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे, कहाँ तक हम नर्सरी कर चुके थे कंप्लीट और उद्यान रेखांकन की विधियां भी कर चुके थे कंप्लीट। वहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप उसमें से कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। दोस्तों, आज अपने शुरू करेंगे आम या अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, मैंगो। आम या अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, मैंगो कहा जाता है। दोस्तों, आम एक महत्वपूर्ण फ्रूट है। एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन हर हालात में, हर कंडीशन में पूछा जाता है क्योंकि एक मेजर फ्रूट है। किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस में मैंगो और बनाना 4-5 फ्रूट है, यानी आपसे मैंगो से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। इसलिए आपको मैंगो को अच्छे से पढ़ना है। थोड़ा बड़ा है, आप आराम से इसको बार बार पढ़ते रहना और साथ के साथ नोट्स बनाते रहना और रिवाइज करते रहना। आपको कोई इतनी समस्या नहीं होगी, याद हो जाएगा आराम से। यदि कोई फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से डाउट है वो पूछ सकते हो। तो बात करेंगे आम की या मैंगो की। तो आपको पता होगा इसका जो बॉटनिकल नेम होता है, बॉटनिकल नेम क्या होता है, मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका बॉटनिकल नेम होता है। फिर बात करें इसके कुल की। इसका जो कुल होता है फैमिली, इसकी फैमिली क्या होती है, एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी फैमिली रहती है। बात करें फिर उत्पत्ति की। उत्पत्ति आपको पता होगी, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया अथवा क्या कह सकते हैं अपने भारत ब्रह्मा, भारत ब्रह्मा। फिर बात करें गुणसूत्र की। गुणसूत्रों की बात की जाए यदि तो 2n बराबर 40 गुणसूत्र रहते हैं। देखिए दोस्तों, आम का बोटेनिकल नेम है जो मेंजीफेरा इंडिका होता है। इसका कुल क्या होता है, एनाकार्डियेसी होता है। फैमिली क्या होती है इसकी, एनाकार्डियेसी। फिर बात करें ओरिजिन सेंटर की। इसका जो ओरिजिन है या उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ रहता है, इसका उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पूर्वी एशिया या भारत ब्रह्मा या इंडो ब्रह्मा आप बोल सकते हो। गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 2n बराबर 40 गुणसूत्र रहते हैं आम में। इसके बाद में अपने बात करें अन्य नाम की। अन्य नाम क्या होते हैं, राष्ट्रीय फल कहा जाता है और एक इसे कहा जाता है बाथरूम फल या बाथरूम फ्रूट। देखिए, बाथरूम फल या बाथरूम फ्रूट क्यों कहा जाता है, क्योंकि आम को खाने के बाद में अपने को हाथ अवश्य धोने पड़ते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बाथरूम फ्रूट या बाथरूम फल कहा जाता है। तो दो इसके अन्य नाम आपको याद रखने हैं। राष्ट्रीय फल कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, राष्ट्रीय फल कहते हैं, और बाथरूम
फ्रूट कहा जाता है। तो राष्ट्रीय फल नेशनल फ्रूट और बाथरूम फ्रूट। क्योंकि बाथरूम फ्रूट क्यों कहते हैं? क्योंकि आम खाने के बाद अपने को हाथ अवश्य धोने पड़ते हैं। उसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट इसके फल प्रकार की, फल प्रकार या फ्रूट टाइप की। इसका जो फ्रूट टाइप होता है वो क्या रहता है? ड्रूप रहता है। क्या रहता है? ड्रूप। अंग्रेजी में कहते हैं इसे अस्टिल, सॉरी हिंदी में कहते हैं अस्टिल और अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ड्रूप कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, याद रहना चाहिए आपको। फल प्रकार क्या होता है, फ्रूट टाइप क्या होता है, ड्रूप या अस्टिल इसका फल का प्रकार रहता है। फिर अपने बात करें नेक्स्ट खाने योग्य भाग की। खाने योग्य भाग, आम के खाने योग्य भाग की बात करें तो मीजोकार्प या कहते हैं मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति हिंदी में कहा जाता है मध्य फल भित्ति, अंग्रेजी में कहा जाता है मीजोकार्प, मध्य फल भित्ति। देखिए इस प्रकार से मान लीजिए ये मैंगो है। यहां देखिए क्या होता है, यहां इस प्रकार बीच में इसके अंदर एक गुठली होती है। क्या होती है? गुठली होती है। देखिए इसको क्या कहते हैं अपने, इसको कहा जाता है एपिकार्प। इसको क्या कहा जाता है? एपिकार्प। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मीजोकार्प। और जो ये अंदर वाला भाग होता है, इस अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? एंडोकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोकार्प कहा जाता है। जैसे ये मैंगो है, इस मैंगो में इस जो बीच वाले, इस बाहर वाले पोर्शन को क्या कहा जाता है? इस पोर्शन को क्या कहते हैं अपने, क्लियर हुआ होगा, एपिकार्प कहा जाता है। क्या कहते हैं? एपिकार्प। और जो ये बीच वाला पोर्शन है, ये बीच वाला पोर्शन है, इसको क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है मीजोकार्प। क्या कहते हैं? मीजोकार्प। और जो ये अंदर वाला भाग है, इस अंदर वाले भाग को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एंडोकार्प। और इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प कहते हैं। संयुक्त रूप से तीनों को क्या कहा जाता है? पेरिकार्प कहा जाता है। क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। देखिए दोस्तों एपिकार्प ऊपर वाला जो भाग होता है छिलका होता है, मीजोकार्प जो गुठली और छिलके के मध्य का जो पल्प होता है, इसको क्या कहते हैं? मीजोकार्प। तो आम का जो खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है? यही तो होता है गुठली और इसके बाहर वाला जो होता है इसके बीच का, इस यही तो खाया जाता है। कौन सा? यही भाग तो खाया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? मीजोकार्प या मध्य फल भित्ति। एंडोकार्प की बात करें, अंदर वाली जो गुठली होती है वो क्या होता है? एंडोकार्प होता है। क्लियर हुआ होगा इतना, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो अब चलते हैं अपने आगे, बात करें इसके खाने योग्य भाग की। तो खाने योग्य भाग कौन सा रहता है? मीजोकार्प या मध्य फल भित्ति। फिर बात करें अपने पुष्पक्रम की। इसका पुष्पक्रम होता है पेनिकल। पुष्पक्रम क्या रहता है? पेनिकल। बात करें परागण की, इसमें परागण पाया जाता है पर परागण। पर परागण यानी क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। और पर परागण है वो होता किससे है? घरेलू मक्खी द्वारा। घरेलू मक्खी द्वारा। घरेलू मक्खी द्वारा। इस घरेलू मक्खी का नाम क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका। इस मक्खी का नाम क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका।
मस्का डोमेस्टिका। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मस्का डोमेस्टिका। देखिए दोस्तों, आम का जो बॉटनिकल नेम होता है वो मेंजिफेरा इंडिका होता है। इसका जो कुल होता है एनाकार्डियेसी होता है। उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पूर्वी एशिया है। फिर बात करें अपने भारत बर्मा या इंडो बर्मा भी बोल सकते हैं। गुणसूत्र की बात करें 2n बराबर 40 है। आम के अन्य नामों की बात करें राष्ट्रीय फल या बाथरूम फ्रूट भी कहा जाता है। फिर देखिए फल प्रकार की बात करें ड्रूप या अस्टिल कहते हैं, हिंदी में अस्टिल, और इसको ड्रूप कहा जाता है क्योंकि इसके मध्य भाग में गुठली पाई जाती है। खाने योग्य भाग की बात करें तो मीजोकार्प या मध्य फल भित्ति कहा जाता है। पुष्प क्रम बात करें तो पेनिकल होता है। पुष्प क्रम क्या होता है इसका? पेनिकल। और परागण की बात करें तो पर परागण पाया जाता है। और पर परागण होता किससे है? घरेलू मक्खी। और घरेलू मक्खी का नाम क्या रहता है? मस्का डोमेस्टिका। दोस्तों इसके बाद में अपने बात करें विटामिन की। इसके अंदर विटामिन की बात करें, आम में विटामिन कौन सा पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। मुख्यतः विटामिन ए पाया जाता है। और कितना होता है? 4800 IU प्रति 100 ग्राम। 4800 IU इंटरनेशनल यूनिट। IU का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनिट। 4800 IU प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। और विटामिन इसके अलावा सी भी पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? सी। और आपके जो सिलेबस में जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस है इसमें आम जो सबसे अधिक विटामिन ए है। मैं सिर्फ आपके सिलेबस वाले फ्रूट है उनकी बात कर रहा हूं। आपके सिलेबस में जितने फ्रूट है उनमें सबसे अधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है? आम में पाया जाता है। और कितना पाया जाता है? 4800 IU पर 100 ग्राम पाया जाता है। उसके बाद में होता है पपीता में। किसमें? पपीता में पाया जाता है। कितना? 2020 IU प्रति 100 ग्राम है जो पाया जाता है विटामिन ए पपीता के अंदर। आम के बाद में सबसे अधिक जो आपके सिलेबस में उनकी बात कर रहा हूं, ओवरऑल बात नहीं कर रहा। फिर देखिए उसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट अंतरण की बात करें। अंतरण की बात करें तो अंतरण कितना रखा जाता है आम में? 10 × 10 मीटर। कितना रखा जाता है? 10 × 10 मीटर रखा जाता है। फिर बात करें गड्ढे का आकार। गड्ढे का आकार आप सभी को पता होगा 1 × 1 × 1 मीटर, यानी 1 घन मीटर रखा जाता है। गड्ढे की गहराई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, और उसकी जो लंबाई है वो भी क्या रहती है? 1 मीटर रहती है। और जो पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी होती है वो कितनी होती है? 10 × 10 मीटर, यानी कितनी होती है? 10 मीटर होती है। इतना आपके क्लियर हुआ होगा। फिर अपने बात करेंगे नेक्स्ट राष्ट्रीय आम अनुसंधान संस्थान कहां पर है? राष्ट्रीय आम अनुसंधान राष्ट्रीय आम अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय आम अनुसंधान संस्थान कहां पर है? यह है लखनऊ यूपी में। कहां पर है? लखनऊ यूपी में। आपको इतना क्लियर है दोस्तों? आपको यदि कोई चीजें समझ नहीं आ रही है, क्लियर नहीं हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपके समझ आ चुकी है तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको मैं 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट। इसको मैं इरेज कर रहा हूं।
फिर बात करें नेक्स्ट, यदि अपने आम में पीला रंग, आम में पीला रंग, आम में पीला रंग किस कारण होता है? बीटा कैरोटीनॉइड्स के कारण, बीटा कैरोटीनॉइड्स के कारण, बीटा कैरोटीनॉइड्स के कारण आम का पीला रंग होता है। आम का पीला रंग किस कारण है? बीटा कैरोटीनॉइड्स के कारण। आम की मल्लिका किस्म में, आम की मल्लिका किस्म में सर्वाधिक विटामिन ए, आम की मल्लिका किस्म में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट, आम की बंबई हरा या बॉम्बे ग्रीन, बंबई हरा या बॉम्बे ग्रीन किस्म में सर्वाधिक विटामिन कौन सा होता है? सी पाया जाता है। आम की बंबई हरा किस्म में कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है? विटामिन सी सबसे अधिक होता है। फिर बात करें नेक्स्ट, आम में कुल फूलों का 0.1% ही फलों में बदल पाता है। आम में क्या होता है? देखिए दोस्तों, जो टोटल फूल उस पे आते हैं, आम का जो प्लांट होता है या पौधा होता है, सॉरी जो वृक्ष होता है, आम का जो ट्री होता है, उस पे जितने फूल आते हैं, फ्लोर आते हैं, उनमें से जो फल बनेंगे कितने? सिर्फ 0.1% फल बन पाते हैं फूलों से। अब सोच लीजिए, आम का जो ट्री होता है उस पे कितने फूल आते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ 0.1% ही क्या होते हैं? फूल है, वो फल बन पाते हैं। तो आम का पीला रंग किस कारण है? बीटा कैरोटीनॉइड्स के कारण होता है। फिर देखिए, आम की कौन सी किस्म में विटामिन सबसे अधिक ए सबसे अधिक पाया जाता है? कौन सी किस्म में? मल्लिका किस्म में। आम की कौन सी किस्म में विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है? बंबई हरा या बॉम्बे ग्रीन किस्म में, जो क्या है? उत्तर भारत की किस्म है एक। उसके बाद में देखिए, चलते हैं नेक्स्ट, बात करेंगे हम नेक्स्ट, आम की गुठली का जीवन काल, आम की गुठली का जीवन काल, आम की गुठली का जीवन काल कितना होता है? 30 दिन। आम की गुठली का जीवन काल कितना? 30 दिन। दोस्तों, जो आम की गुठली होता है, अपने आम खाने के बाद में उससे बाहर गुठली निकाल देते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 30 दिन ही उसका जीवन काल होता है। 30 दिन के बाद में वो अंकुरण नहीं हो पाती है। 30 दिन के बाद में यदि अभी उसको लगाएं तो वो अंकुरित नहीं होगी। तो आम की गुठली का जो जीवन काल है वो कितने दिन होता है? 30 दिन होता है। नेक्स्ट, आम को पकाने के लिए 1000 ppm इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है।
आम को पकाने के लिए कितने ppm इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है? 1000 ppm इथाइलिन का प्रयोग है वो किया जाता है। दोस्तों अपने बात करें यदि जलवायु की, तो आम के लिए जो उपयुक्त जलवायु होती है वो कैसी होती है? आपको मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था आम के लिए उपयुक्त जलवायु कैसी होती है। ट्रॉपिकल यानी उष्ण जलवायु, उष्ण से उपोष्ण जलवायु, उष्ण से उपोष्ण जलवायु कह सकते हो आप। ट्रॉपिकल मुख्यतः किस जलवायु का है? आम ट्रॉपिकल का, उष्ण से उपोष्ण जलवायु। फिर बात करें यदि उपयुक्त तापमान की, उपयुक्त तापमान रहता है इसके लिए 24 से 27 डिग्री सेल्सियस। आम के लिए जलवायु कैसी? उष्ण जलवायु, और तापमान चाहिए कितना? 24 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो उपयुक्त रहता है। उसके बाद बात करें मृदा की, तो जो मृदा है या जो सोइल है वो कैसी चाहिए? गहरी दोमट मृदा, गहरी दोमट मृदा, गहरी दोमट मृदा। और कितने? 2 मीटर गहरी होनी चाहिए, 2 मीटर गहरी। 2 मीटर गहरी का अर्थ क्या हुआ? यानी 2 मीटर भूमि में नीचे 2 मीटर तक जो सरफेस सोइल है उससे क्या होता है, नीचे 2 मीटर तक कहीं गहरी कोई कठोर परत नहीं होनी चाहिए, कोई उसके अंदर के कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए, ताकि क्या इसकी जड़ है जो फल वृक्ष की वो आसानी से भूमि में नीचे जा सके, जिससे अच्छी ग्रोथ और हमें प्रोडक्शन है वो क्या मिले? अच्छा मिले। बात करें मृदा के पीएच मान की, जो इसका पीएच मान रहता है वो होना चाहिए 5.5 से 7.5 के मध्य। पीएच मान कितना रहना चाहिए? 5.5 से 7.5 के मध्य। मृदा हल्की अम्लीय उपयुक्त रहती है आम के लिए। कैसी? हल्की अम्लीय मृदा है वो क्या रहती है? उपयुक्त रहती है। दोस्तों इतना आपको क्लियर हुआ होगा। जलवायु कैसी? उष्ण से उपोष्ण यानी ट्रॉपिकल जलवायु उपयुक्त रहती है। तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त रहता है। उसके बाद यदि अपने बात करें तो देखिए जो मृदा है गहरी दोमट, 2 मीटर है जो मृदा क्या रहती है? गहरी होनी चाहिए। पीएच मान है वो कितना होना चाहिए? 5.5 से 7.5 है वो रहना चाहिए। उसके बाद में देखिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, 20 सेकंड का आपके पास टाइम है। उसके बाद मैं इसको इरेज कर रहा हूं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों इरेज कर रहा हूं मैं। देखिए दोस्तों इसके बाद में अपने यदि बात करें व्यावसायिक प्रवर्धन की, व्यावसायिक प्रवर्धन, व्यावसायिक प्रवर्धन या प्रोपेगेशन। जो कमर्शियल प्रोपेगेशन होता है वो आम में किस विधि द्वारा? प्रोपेगेशन आपको मैं पहले करवा चुका हूं ऑलरेडी। वैसे तो बीज द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन अपने सिर्फ बात करेंगे व्यावसायिक प्रवर्धन की, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ क्या पूछा जाता है? व्यावसायिक प्रवर्धन है वो पूछा जाता है। तो आम में व्यावसायिक प्रवर्धन किस विधि द्वारा होता है? वीनियर ग्राफ्टिंग द्वारा। किस विधि द्वारा? वीनियर ग्राफ्टिंग विधि द्वारा। वीनियर ग्राफ्टिंग विधि द्वारा आम में व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि कौन सी रहती है? वीनियर ग्राफ्टिंग द्वारा। इसी विधि का दूसरा नाम भी रहता है, क्या कहते हैं इसको? साइड ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? साइड ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? साइड ग्राफ्टिंग। आपको इतना क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि आम का व्यावसायिक प्रवर्धन है, और काफी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, पहले भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा जा चुका है। तो आपसे पूछ सकता है आम के व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि कौन सी है? तो वीनियर ग्राफ्टिंग है और साइड ग्राफ्टिंग है।
देखिए दोस्तों, व्यवसायिक की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन आपको इस प्रकार भी दिया जा सकता है कि आम में प्रवर्धन किया जा सकता है। ऑप्शन आपके पास होंगे जैसे बीज, एपिकोटाइल, एपिकोटाइल विधि। फिर आपके पास ऑप्शन हो सकता है इस प्रकार जैसे इनार्चिंग। फिर आपको 4 नंबर ऑप्शन पे मिलेगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। और या मान लीजिए इस एपिकोटाइल विधि की जगह क्या देगा, वीनियर दे देगा ऑप्शन, वीनियर ग्राफ्टिंग। क्या दे देगा, वीनियर ग्राफ्टिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, अब इसका आंसर क्वेश्चन सुन लीजिए क्या है, आम का प्रवर्धन किया जा सकता है। क्वेश्चन है आम का प्रवर्धन किया जा सकता है। ध्यान से सुन लेना क्वेश्चन को, आम का प्रवर्धन किया जा सकता है। ऑप्शन आपके पास बीज, वीनियर ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग और उपरोक्त सभी। तो इस कंडीशन में आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्यों, क्योंकि यहां सिर्फ व्यावसायिक प्रवर्धन की बात नहीं की है, इन सभी से भी प्रवर्धन किया जा सकता है। एपिकोटाइल या जो स्टोन ग्राफ्टिंग होती है, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग होती है, इनार्चिंग होती है, इन सभी से क्या होता है, आम का प्रवर्धन है वो किया जा सकता है। बीज द्वारा भी प्रवर्धन किया जा सकता है, लेकिन व्यावसायिक प्रवर्धन पूछे तो उसका आंसर क्या होगा, वीनियर ग्राफ्टिंग। और पेपर में अधिकतर व्यावसायिक प्रवर्धन ही पूछा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट है, आम का व्यावसायिक प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है। तो आम का व्यावसायिक प्रवर्धन है वो वीनियर ग्राफ्टिंग विधि द्वारा किया जाता है। उसके बाद में अपने बात करेंगे, नेक्स्ट चलते हैं, फिर बात करें यदि अपने किस्मों की, बात करेंगे किस्मों की। एक बार इसको भी मैं इरेज कर रहा हूं, यहां मेरे को 3 प्रकार की किस्में हैं वो लिखनी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां अगेती किस्मों की, अगेती किस्में। यहां होगी हमारी मध्यम किस्में, मध्यम किस्में, और यहां पछेती किस्में, पछेती किस्में। 3 प्रकार की किस्मों की अपने बात करेंगे, अगेती किस्में, मध्यम किस्में और पछेती किस्में। सबसे पहले अपने बात करते हैं अगेती किस्मों की। तो बात करें सबसे पहली किस्म की, बंबई हरा। बंबई हरा, बंबई हरा किस्म की क्या विशेषता है, विटामिन सी सर्वाधिक। विटामिन सी क्या होता है, इसमें सर्वाधिक होता है, पहले आपको बता चुका हूं। फिर बात करें केसर की, केसर क्या होती है, संसाधन गुणों वाली, संसाधित गुणों वाली, या यह क्या होती है, प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त रहती है। क्या रहती है, प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त रहती है। जो केसर किस्म है वो क्या है, गुजरात के तलाला गांव से इसकी उत्पत्ति हुई है। केसर किस्म की, जो आम की केसर किस्म होती है, इसकी उत्पत्ति गुजरात के तलाला गांव से हुई है। और इसमें जो संसाधन वाले गुण हैं वो पाए जाते हैं, प्रोसेसिंग वाले इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं। उसके बाद में अपनी तीसरी किस्म की बात करें तो सवर्ण रेखा, सवर्ण रेखा। फिर बात करें हिमसागर, नेक्स्ट किस्म है अल्फांसो। अल्फांसो किस्म इंपॉर्टेंट रहती है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पंजी टिश्यू से सबसे प्रभावित किस्म, सबसे
प्रभावित किस्म। देखिए आम की जो अल्फांसो किस्म है वो किस्म कैसी है, अगेती किस्म है, और ये कहाँ उगाई जाती है, मुख्यतः महाराष्ट्र में उगाई जाती है, और स्पंजी टिश्यू से सबसे प्रभावित किस्म है, सबसे प्रभावित किस्म। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आम की कौन सी किस्म है जो स्पंजी टिश्यू से सबसे अधिक प्रभावित है। स्पंजी टिश्यू, इसमें एक रोग लगता है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आप कह सकते हो, जो अल्फांसो में। तो अगेती किस्में कौन कौन सी, बंबई हरा जो विटामिन सी सर्वाधिक होता है, फिर बात करें केसर संसाधन गुणों वाली प्रोसेसिंग के लिए क्या रहती है, उपयुक्त रहती है, फिर बात करें स्वर्ण रेखा किस्म, हिमसागर, और अल्फांसो किस्म है वो रहती है। यह क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में पूछा जा चुका है। उसके बाद में अपने बात करेंगे मध्यम किस्मों की। मध्यम किस्मों में बात करें यदि कलकत्ता, दूसरी किस्म है हमारी कृष्ण भोग, थर्ड किस्म है दशहरी, चौथी किस्म है लंगड़ा, मल्लिका। इसमें क्या होता है, विटामिन ए क्या होता है, सर्वाधिक, विटामिन ए सर्वाधिक होता है। आम्रपाली, वनराज, मनुकराद, काफी सारी किस्में रहती है, लेकिन इनमें से इंपॉर्टेंट किस्म की बात करें, दशहरी, लंगड़ा, मल्लिका, आम्रपाली, ये किस्में इंपॉर्टेंट रहती है, ये किस्में आपको याद होनी चाहिए। अगेती किस्मों में बात करें तो बंबई हरा, केसर और अल्फांसो किस्म आपको याद रहनी चाहिए। बंबई हरा, केसर, इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा बाद में, पहले आप इसको क्लियर कीजिए। क्लियर है इतनी किस्में। मध्यम किस्में कौन कौन सी, कलकत्ता, कृष्णभोग, दशहरी, लंगड़ा, मल्लिका, आम्रपाली, वनराज और मनुकराद किस्में है वो रहती है। लेकिन आपको मुख्य मुख्य किस्में कौन सी याद होनी चाहिए, जैसे बंबई हरा हो गई, जैसे क्या होगी, केसर हो गई और अल्फांसो हो गई। फिर इधर मध्यम में लंगड़ा, दशहरी और लंगड़ा, मल्लिका और आम्रपाली किस्में वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। जो आम्रपाली किस्म है वो सबसे बोनी किस्म, आम की सबसे बोनी किस्म कौन सी रहती है, आम्रपाली। फिर बात करें अपने पछेती किस्मों की, नीलम इंपॉर्टेंट किस्म है, चौसा सबसे मीठी किस्म, आम की सबसे मीठी किस्म, मनपसंद, मनपसंद, मोतिया और बोनशान। नीलम, नीलम देखिए तमिलनाडु की किस्म है, पछेती किस्म है, तमिलनाडु की किस्म और पछेती किस्म है। चौसा कहाँ उगाई जाती है, बिहार में उगाई जाती है। चौसा किस्म कहाँ उगाई जाती है, बिहार में। और चौसा सबसे मीठी किस्म, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नीलम और चौसा दोनों किस्में इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना आप। सबसे मीठी किस्म आम की कौन सी होती है, चौसा होती है और बिहार में उगाई जाती है। नीलम किस्म है वो तमिलनाडु में उगाई जाती है। नीलम किस्म कहाँ पर उगाई जाती है, तमिलनाडु में। और पछेती किस्म है, एक किस्म और रहती है पछेती, कौन सी, फजली। कौन सी रहती है, फजली किस्म कैसी होती है,
पछेती किस्म रहती है। एक बार आपको इतनी किस्में क्लियर होनी चाहिए, आप इनको अच्छे से नोट्स बनाइए, बार बार इसको रिवाइज कीजिए, आपके किस्में क्लियर हो जाएगी, सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा। तो अगेती किस्में कौन कौन सी? बंबई हरा, केसर, स्वर्णरेखा, हिमसागर, अल्फांसो। 3 अच्छे से याद होनी चाहिए। कौन सी? बंबई हरा, केसर और अल्फांसो। बंबई हरा के समय विटामिन सी सर्वाधिक होता है। अल्फांसो स्पंजी टिश्यू से क्या होती है? सबसे अधिक ग्रसित होती है या सबसे अधिक प्रभावित होता है। मध्यम किस्मों की बात करें, मध्यम किस्मों में कौन कौन सी किस्म देखिए? कलकत्ता, कृष्णभोग, दशहरी, लंगड़ा, मल्लिका, आम्रपाली, वनराज, मनुक्राद। मल्लिका किस्म में विटामिन ए सर्वाधिक होता है और दशहरी और लंगड़ा किस्में भी क्या रहती है? उत्तर भारत की ये किस्में हैं। बात करें पछेती किस्मों की, नीलम तमिलनाडु की किस्म है और चौसा सबसे मिठी किस्म होती है और बिहार में उगाई जाती है। फजली भी कैसी है? पछेती किस्म है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, आई होप। एक बार इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम चलेंगे आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने दोस्तों, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में इरेज करता हूं, फिर चलते हैं आगे। दोस्तों चलिए चलते हैं अब आगे। देखिए कुछ किस्में और बचती है, जैसे लाल सिंदूरी। लाल सिंदूरी, लाल सिंदूरी जो आम की किस्म रहती है, यह क्या होती है? पाउडरी मिल्ड्यू, एक आम में रोग लगता है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू से पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी किस्म, पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी किस्म लाल सिंदूरी। देखिए दोस्तों, सिंदूरी किस्म अनार की रहती है और लाल सिंदूरी किस्म किसकी है? चाहे आप नोट कर सकते हो, या सिंदूरी किसकी है? अनार की रहती है। सिंदूरी किस्म अकेली किसकी है? अनार की। आप अच्छे से भगवा या सिंदूरी जूस, मस्तानी भी कहते हैं इसको, जो अनार की किस्म रहती है, कौन सी? जो सिंदूरी किस्म है अनार की, उसका नाम भगवा या मस्तानी भी होता है। तो दोस्तों लाल सिंदूरी और सिंदूरी में आप कंफ्यूज मत होना। लाल सिंदूरी आम की पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी किस्म है और सिंदूरी किसकी? अनार की किस्म रहती है। फिर बात करें नेक्स्ट एडवर्ड किस्म की। एडवर्ड किस्म क्या होती है? एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज आम में एक रोग लगता है, एंथ्रेक्नोज प्रतिरोधी किस्म। एंथ्रेक्नोज प्रतिरोधी किस्म। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास एक किस्म और रहती है रोजिका। रोजिका वैरायटी रहती है। रोजिका है वो उत्परिवर्तित यानी म्यूटेंट किस्म है। रोजिका किस्म कैसी होती है? उत्परिवर्तित किस्म यानी म्यूटेंट वैरायटी। म्यूटेंट वैरायटी रहती है। इतना आपको क्लियर होगा। लाल सिंदूरी पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी, एडवर्ड किस्म कैसी है? एंथ्रेक्नोज प्रतिरोधी, और रोजिका किस्म है वो उत्परिवर्तित किस्म या कैसी होती है? ये किस्म है म्यूटेंट वैरायटी होती है। दोस्तों आम थोड़ा सा बड़ा होगा, आपको घबराना नहीं है, आप धीरे धीरे इसको रिवाइज करते रहिए, आपको 100% ये याद होगा। कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। फिर भी आपको कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन है मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। देखिए दोस्तों, आम में एक समस्या पाई जाती है। क्या समस्या पाई जाती है? आम में एक साल, जैसे इस साल फलन हुआ यानी फलन हुआ, फल लगे और प्रोडक्शन हो गया, नेक्स्ट ईयर अगले साल क्या होगा? फलन नहीं होगा। इस समस्या को क्या कहते हैं? एकांतरण फलन कहा जाता है, अल्टरनेट बियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एकांतरण फलन कहते हैं।
इस समस्या को क्या कहते हैं? एकांतर फलन यानी अल्टरनेट बियरिंग कहा जाता है। दोस्तों जो अल्टरनेट बियरिंग होता है इसमें क्या होता है, एक साल फलन होता है और एक साल फलन नहीं होता है। जिस साल फलन होता है उसको क्या कहते हैं? ओन ईयर, फलन वाला वर्ष। और जिस साल फलन नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? ऑफ ईयर कहा जाता है। क्या कहते हैं? फलन नहीं। जिस वर्ष फलन नहीं उस वर्ष को क्या कहते हैं? ऑफ ईयर कहते हैं। और जिस वर्ष फलन होता है इसे क्या कहते हैं? ऑन ईयर कहा जाता है। अब अपने बात इसकी अभी क्यों की अपने एकांतरण फलन की, आपको क्लियर होगा एकांतरण फलन होता क्या है। यानी एक वर्ष आम के द्वारा फलन देना, दूसरे वर्ष बिल्कुल या बहुत कम प्रोडक्शन देना या फल का उत्पादन होना एकांतरण फलन की समस्या कहलाती है। ऑन ईयर किसे कहते हैं? जिस वर्ष फलन होता है। ऑफ ईयर किसे कहते हैं? जिस वर्ष फलन नहीं होता है। आपने देखिए दोस्तों, बात करेंगे निरंतर फल देने वाली किस्मों की। निरंतर फलन वाली किस्में आपको याद रखनी, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी किस्म है वो निरंतर फलन देने वाली है या नहीं है। तो निरंतर फलन देने वाली किस्मों में नीलम, आम्रपाली, मल्लिका, सिंधु, तोतापुरी, रत्ना, बैंगनपल्ली और दशहरी 51। दशहरी नहीं है, ध्यान रखना, दशहरी 51 है, दशहरी नहीं है ये। निरंतर फलन देने वाली किस्में कौन कौन सी? नीलम, आम्रपाली, मल्लिका, सिंधु, तोतापुरी, रत्ना, बैंगनपल्ली और दशहरी 51। कौन कौन सी किस्में? नीलम, आम्रपाली, मल्लिका, सिंधु, तोतापुरी, रत्ना, बैंगनपल्ली और दशहरी 51। देखिए दोस्तों, एक आपको ट्रिक याद रखनी है। नमस्ते ई का या कोई मतलब नहीं है। आरबीडी एक पब्लिकेशन होता है जिसकी बुक्स आती है, आपने पढ़ी होगी। यानी नमस्ते याद रखना है। एन से नीलम, ए से आम्रपाली, एम से मल्लिका, एस से सिंधु, टी से तोतापुरी, ई का कोई मतलब नहीं, आर से रत्ना, बी से बैंगनपल्ली और डी से दशहरी 51। बाकी आपको अगेती, मध्यम और पछेती किस्मों के लिए भी आपको कल मैं ट्रिक बताऊंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी अपने इस आम का जो बचा हुआ पार्ट है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट करेंगे बात अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिले और आपका कोई वीडियो है वो स्किप नहीं हो। और इसी के साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।